अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को हमने ख़त्म किया है, बाब नंबर 14 एटमॉस्फेयर, आज हम उसकी मश्क को हल करेंगे। इसकी मश्क वही आसानी से हल कर सकता है जिसने पूरे के पूरे बाब को और तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन रखा है। तो चलें, आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आपको बताते हैं कि इस मश्क को किस तरीके से आपने हल करना है। आज हम इंशाल्लाह बाब नंबर 14 जिसको हमने ख़त्म कर लिया है उसकी मश्क को हल करने जा रहे हैं। और पहले नंबर पे हमेशा की तरह कसीरुल इंतखाबी सवालात को हम हल करेंगे। देखते हैं पहले में क्या है। तो पहले में हमें कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर मैस, यानी एटमॉस्फेयर का जो मैस है का तकरीबन 99% किस में मौजूद है। तो हमने पढ़ा था कि ये जो है वो पहले 25 से 30 किलोमीटर्स के अंदर ये मौजूद होता है। तो जो सही ऑप्शन है वो ए है। तो हम ए को इसमें जो है वो उसकी निशानदेही करेंगे कि 30 किलोमीटर तक हमें 99% जो है एटमॉस्फेयर का मैस नज़र आ जाता है। दूसरे पर आते हैं जी, टेम्परेचर में तब्दीली की बिना पर एटमॉस्फेयर को कितने रीजन्स में तकसीम किया गया है। तो बच्चों याद कीजिए, हमने कितनी पढ़ी थी, 4 लेयर्स हैं। तो 4 रीजन्स के अंदर हमने, जिनका नाम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर है। आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ज़मीन की सतह के बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर है। तो याद कीजिए, हम चूंकि ट्रोपोस्फियर में रहते हैं तो बिल्कुल पहला ट्रोपोस्फियर है। चौथे नंबर पर आते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बरकरार रखने वाली गैसेस का ग्रुप कौन सा है। जी, तो इसमें पहले नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात। जी बिल्कुल, यही दुरुस्त जवाब है। लेकिन हम बाकियों को भी एक दफ़ा देख लें। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो करती है लेकिन नाइट्रोजन नहीं करती है। नाइट्रोजन का टेम्परेचर को मेंटेन करने या टेम्परेचर को बरकरार रखने में उसका कोई किरदार नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का भी नहीं है। ऑक्सीजन और पानी के बुखारात, तो हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। जी, तो बच्चों आते हैं पांचवें सवाल की तरफ। वो कह रहे हैं कि ज़मीन का एटमॉस्फेयर किसकी वजह से मज़ीद गर्म हो रहा है। तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमने इसको पढ़ा है। तो देखते हैं किसकी वजह से होता है। ए ऑप्शन में है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफे से। बिल्कुल नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का टेम्परेचर के साथ आपको पता है कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा, ये बात समझ में आती है, लेकिन पहले बाकी ऑप्शंस के ऊपर गौर कर लें। O3 यानी ओजोन के अंदर इजाफा और SO2, चूंकि SO2 और ओजोन का भी कोई ताल्लुक नहीं है तो हमारे पास सही ऑप्शन बी आता है। और उसके उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन में इजाफे से ज़मीन का टेम्परेचर मजीद गर्म हो रहा है। छठे नंबर पर आते हैं जी, मंदरजा झैल में से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट याद कीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ता है हमारे माहौल का, हमारे ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से फिर कई एक नुकसान सामने आते हैं। तो देखते हैं ए ऑप्शन को, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इजाफा, ये तो होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग ही कहलाता है। बी ऑप्शन, फूड चेन्स में इजाफा। जी ये समझ में नहीं आता, लेकिन पहले बाकी ऑप्शंस को देख लें। सैलाब के खतरात में इजाफा, बिल्कुल सैलाब बढ़ रहे हैं हमने देखा। और समंदर की सतह में इजाफा, तो हमारा सही ऑप्शन बी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जिक्र आ रहा है फूड चेन का, कि फूड चेन क्या होती है। मैं आपको फूड चेन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपने सुना ही है या देखा भी है आपने कि जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन कीड़ों वो कीड़े जो होते हैं वो खुराक होते हैं मेंढक की। तो मेंढक उनको आसानी से खा लेता है, यानी कीड़ों की सारी जो एनर्जी है वो मेंढक के अंदर ट्रांसफर मुंतकिल हो जाती है। अच्छा, मेंढक को सांप खा लेता है, ठीक है। और सांप के ऊपर किसी भी वक्त जो एक परिंदा, कोई बड़ा परिंदा जैसे कि कोई शाहीन है, तो वो शाहीन कभी भी उसके ऊपर हमला करके उसको मार सकता है। तो शाहीन उसको खा लेता है। तो अब देखो कि क्या हो रहा है बच्चों, हो ये रहा है कि इनकी, यानी कीड़ों की जो ताकत है और उनकी जो एनर्जी है वो सारी इसमें जा रही है, इससे आगे जा रही है, उससे आगे जा रही है। और जाहिर है जब शाहीन मरेगा तो मर के ज़मीन में ही गिरेगा, और ज़मीन पे जब वो मिट्टी में दफन होगा, जाहिर है गिरेगा तो उसका जिस्म डिकम्पोज होगा
और जिस्म को डीकम्पोज करने वाले कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। तो इस तरह खुराक जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में मुंतकिल होती है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। तो इसमें फूड चेन में इजाफा कैसे हो सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से? बल्कि फूड चेन में तो कमी होगी, क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी, गर्मी और दर्जा हरारत बढ़ेगा, तो उसके बढ़ने की वजह से बिल आखिर कीड़े मकोड़े या दूसरे जानदार मरेंगे, और जब वो मरेंगे तो पूरी फूड चेन जो है वो मुतासिर हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज कीजिए कि अगर यहाँ से हम मेंढक को ख़त्म कर देते हैं, यानी किसी वजह से मेंढक मर जाता है, तो ये फूड चेन यहीं पे रुक गई है, ये फूड चेन आगे नहीं जा रही। तो फूड चेन में इजाफा नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग से, बल्कि फूड चेन्स में कमी हो जाती है जब ग्लोबल वार्मिंग होती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जी, तो बच्चों आते हैं 7वें सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि आम तौर पर बारिश का पानी कौन सी गैस की वजह से एसिडिक होता है? तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, और इसके पीछे ख़ास वजह क्या है? वो वजह ये है कि जब पानी है तो उस पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही मिक्स होती है तो वो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड की वजह से उसकी पीएच जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें SO3 गैस की, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इतनी आसानी से पानी में डिजोल्व नहीं होती, उसके लिए उसकी ऑक्सीडेशन करनी होती है, और वो आसानी से हल नहीं होती है। इसी तरह SO2 और NO2 भी पानी के अंदर इतने अच्छे तरीके से हल नहीं होती हैं, इतनी आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर हल हो जाती है। आते हैं 8वें सवाल की तरफ। एसिड रेन की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये मंदरजा झैल में से किसी एक से रिएक्ट करती है। ए ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो सही जवाब है सी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 जिसका फॉर्मूला है, और इसको चूने का पत्थर भी कहा जाता है। तो इसी से तो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, इमारतें बनती हैं। बाकी जो हैं कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, ये इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। कैल्शियम सल्फेट थोड़ा सा होता है, लेकिन वो बैरूनी दीवारों के लिए नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूंकि इमारतों की बैरूनी दीवारों के ऊपर होता है, इसलिए एसिड रेन उसको बिल्कुल बराह रास्त नुकसान पहुंचाती है। तो चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। एसिड रेन में मौजूद कौन सा मेटल मछलियों के गिल्स को बंद करके आबी जिंदगी को मुतासिर करती है? तो मेटल देखते हैं कौन सी है। पहले नंबर पे है लेड, दूसरे नंबर पे क्रोमियम, तीसरे नंबर पे मरकरी, और चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम। तो हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम जो है वो मछलियों के गिल्स को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनको सांस नहीं आता और फिर बिल आखिर उनकी मौत वाक़या हो जाती है। 10वें सवाल पे आते हैं जी। ओजोन हमारे लिए मुफीद है क्योंकि ओजोन का हम उसका किरदार तो पढ़कर आ चुके हैं, तो देखते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज्ब करती है? नहीं, इंफ्रारेड रेडिएशंस तो ज़मीन में से उठती हैं, तो ओजोन कैसे उनको जज्ब करे? बी है जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जज्ब करती हैं। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले दूसरी ऑप्शंस पे गौर कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जज्ब करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हवा के पॉल्यूटेंट्स को जज्ब करती है? तो हमारे पास बी ऑप्शन दुरुस्त मालूम होता है, तो बी को हम जो है उसकी निशानदेही कर लेते हैं। अब आते हैं 11वें सवाल की तरफ। मंदरजा झैल में से कौन हवा का पॉल्यूटेंट नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान करना है कि कौन सा वाला हवा का पॉल्यूटेंट नहीं है। पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये पॉल्यूटेंट है? हमने पढ़ा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज़्यादा हो तो वो एक पॉल्यूटेंट है, आम मिकदार में अगर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो पॉल्यूटेंट है ही है, और गाड़ियों में से, गाड़ियों के धुएं में से ये पैदा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट है, और ओजोन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर ओजोन ट्रोपोस्फियर में आ जाए तो वो पॉल्यूटेंट है। लेकिन बच्चों, इसके ट्रोपोस्फियर में आने के चांसेस, इसके इसके जो इम्कानात हैं वो बड़े कम है। तो चूंकि ये स्ट्रेटोस्फियर में और वहां पे ये पॉल्यूटेंट नहीं है, तो हम डी ऑप्शन को दुरुस्त जो है वो मानेंगे। तो ओजोन जो है वो एक हवा का पॉल्यूटेंट नहीं है, बाकी जो है बाकी सारे हमें पॉल्यूटेंट महसूस होते हैं। जी, तो बच्चों अब आते हैं 12वें सवाल की तरफ। आयरन और स्टील की साख्त किससे तबाह होती है? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है जी सल्फर डाइऑक्साइड,
सी है मीथेन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो ये मीथेन के अलावा तीनों चीज़ें ही नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हमें सल्फर डाइऑक्साइड का नज़र आता है। उसकी वजह क्या है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और ये सल्फेट बनाती है। सल्फेट क्या होता है? ऐसे सॉल्ट्स जिसके अंदर SO4- जो है वो पाया जाता है। तो अब होता क्या है? होता ये है बच्चों कि ये सल्फेट जो होते हैं ये आयरन और स्टील की जो साख्त होती है उसको तबाह करने लग जाती है, यानी उनकी रस्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है। स्टील की रस्टिंग तो नहीं होती है, अलबत्ता उसके ऊपर निशानात जो हैं वो पड़ जाते हैं, हम कहते हैं वो टार्निश हो रहा है। 13वें सवाल पे आते हैं, ज़मीन से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस किस में जज्ब होती हैं? तो हमने पढ़ा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उनको जज्ब करता है। पानी निस्बतन कम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जज्ब करती है। जी तो बच्चों आते हैं 14वें सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से समंदर की सतह में इजाफा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन सी गैस है? तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन से उठने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज्ब करती है, जिसकी वजह से उस हिस्से का टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कौन सी गैस ज़मीन की सतह को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है? तो ये हम पीछे भी पढ़कर आए हैं कि जनाब वो गैस है ओजोन। 16वां सवाल है जी, मंदरजा झैल में से कौन सा असर ओजोन के खात्मे की वजह से नहीं है? ठीक है, तो हमसे वो चीज़ पूछी जा रही है जो ओजोन की खात्मे की वजह से ना हो। ए, मौतदी बीमारियों में इजाफा, ये तो हमने पढ़ा था कि हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको मलेरिया की मिसाल भी दी थी। बी है जी, फसलों की पैदावार में इजाफा। ये हमें गलत लगता है, क्योंकि इजाफा नहीं होता, अलबत्ता फसलों की पैदावार में कमी ज़रूर हो जाती है। और आप याद कीजिए, मैंने आपको चावलों की फसल की मिसाल भी दी थी कि स्पेन मुल्क के अंदर चावलों की फसल में खासी कमी दिखने में आई थी। तो बाकी ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। सी में है जी, स्किन कैंसर का बाइस बनना। जी बिल्कुल, ये तो होता ही है, और आबो हवा में तब्दीली का बाइस बनना। तो बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। 17वें सवाल पे आते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सा पोल्यूटेंट कार की एग्जॉस्ट गैसेस में नहीं पाया जाता? एग्जॉस्ट गैसेस मैंने आपको बताया था कि जिस जगह के ऊपर भी आग लग रही हो, कंबस्शन हो रही हो, वहां से जो सी गैस बन के निकलती है हम कहते हैं कि एग्जॉस्ट गैसेस हैं। तो जो कि इंजन के अंदर, गाड़ियों के इंजन के अंदर जो है वो कंबस्शन होती है, इसलिए देखते हैं कौन सी गैस वहां से निकलती है, कौन सी नहीं निकलती। ए है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनती है, क्योंकि इंजन के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से नामुकम्मल कंबस्शन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनती है। बी, ओजोन। तो इसका सीधा सीधा जवाब ओजोन है। ओजोन कभी भी कंबस्शन से नहीं बनती है। अलबत्ता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमने पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कसीर तादाद में नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है, लिहाजा जब वो जलते हैं तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर पाया जाता है। आते हैं जी 18वें सवाल की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मंदरजा झैल में से कौन सी है, यानी वजह पूछी जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। तो ए है जी, ज़मीन की सतह से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस का जज्ब होना। ये दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन पहले बाकी चीज़ों को देख लें। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड रेडिएशंस का जज्ब होना नहीं। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का जज्ब होना वो भी नहीं है, लिहाजा ए ऑप्शन हमें दुरुस्त मालूम होती है। आते हैं 19वें सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की बात हो रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह क्यों? इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि ये फेफड़ों को मफलूज कर देती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फेफड़ों के टिश्यूज को तबाह करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है। ये खून के लोथड़े बनाती है। तो हमने पढ़ा था कि सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। हमने पढ़ा था बच्चों, आप याद कीजिए कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेती है और हेमोग्लोबिन बन जाती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और इस तरह ये हेमोग्लोबिन पूरे जिस्म में जाती है, ठीक है, और पूरे जिस्म में जाकर ऑक्सीजन दे देती है, और इस तरह ये ऑक्सीजन को मुंतकिल करती है पूरे जिस्म में। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है
जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाए, मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन को HB से शो करूंगा, जाहिर करूंगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो वो फिर इसको क्या बना देती है, वो इसको बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है तो वहां पे फिर ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ने की जो सलाहियत है वो ये ख़त्म कर देती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिस्म में और इंसान जो है मौत के दहाने पे पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये थी मश्क बाब नंबर 14 की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे बाब की समझ लग चुकी होगी।